हेलो एवरीवन। मेरा नाम सुधीर है। इसके पहले के जो वीडियो था, मैंने आपको जो पुलिस कांस्टेबल जिसकी बहाली इस बार आई हुई है 2024 में, फॉर्म 15 तारीख से भराने वाला है, उसका जो सिलेबस था मैंने आपको परिचित करवा दिया था। कुल मिला के 2 पेपर होने वाला है। पहला पेपर में क्या था कि हिंदी, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, मोटा मोटी रिकैप कर लेते हैं। कितने 2 पेपर है ना। दोनों पेपर में 100 प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं। पहला पेपर जो है, यहाँ पर आप तो या तो हिंदी का चुनाव कर सकते हैं, या तो कोई क्षेत्रीय भाषा खोटा को ले सकते हैं, नागपुरी को ले सकते हैं, करमाली को ले सकते हैं, या हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो वो ले सकते हैं। वहाँ पर सिलेबस में आप देख लिया था ना कि हमको व्याकरण पढ़ना है, उसके अलावा 2 किताबें पढ़नी है। सेकेंड पेपर में क्या था, 50 नंबर जो थे केवल हिंदी का था, जिसमें व्याकरण मुख्य रूप से आपको पढ़ना था, और उसके अलावा मुहावरा, लोकोक्ति था। उसके अलावा फिर हम कह सकते हैं ना कि अनुच्छेद पर आधारित क्या थे, आधारित प्रश्न थे। यही सब था। ये सारे चीज़ पढ़ने थे आपको। अब यदि मैं इस 50 प्रश्न के बारे में बात करूँ जो बच गया, इसमें 25 प्रश्न तो आपको पूछे जाए थे सामान्य ज्ञान से, मतलब कि झारखंड का हो सकता है, फिर साइंस से हो सकता है, प्रश्न बना दिया जाए। और 25 प्रश्न जो थे आपको गणित से पूछे जाने थे। तो मैंने आपको कहा था कि हम लोग जब पढ़ने के लिए बैठेंगे ना, जब हम लोग पढ़ने के लिए कोर्स का तैयारी करने के लिए बैठेंगे, तो बस इतना ध्यान में हम लोग रखेंगे कि एकदम जो पैटर्न आपको जो सिलेबस में दिया है ना, उसके अकॉर्डिंग ही चले। तो पहला पेपर में आपने देखा था कि वहाँ पर आप देख चुके होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग वो वीडियो देख लिए होगा, सिलेबस सब परिचित हो चुके होंगे। तो वहाँ पर बड़ा साफ साफ लफ्ज़ों में कह रखा था कि आपको शब्द विचार पढ़ना है। शब्द विचार के अंदर में संज्ञा सर्वनाम से को पढ़ लेना था, पर वहाँ वर्ण के बारे में कोई बात नहीं कहा गया। बस सेकेंड पेपर में आप जब हिंदी का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसको देख लेंगे ना, देखेंगे तो पता चलेगा वहाँ कुछ भी नहीं कहा गया। बस इतना कहा गया कि ना कि आपको हिंदी का व्याकरण आपको पढ़ना है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, तो वैसी स्थिति में आपको व्याकरण के अंदर में जो कुछ भी होता है, जैसे वर्ण होते हैं, शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, समास होते हैं, संधि होते हैं, उपसर्ग प्रत्यय हो गए, या अलंकार, ये सारे टॉपिकों को आपको पढ़ना होगा। उम्मीद है कि वहाँ पर इन टॉपिकों से प्रश्न बनाया जाए। उसके अलावा कुछ और टॉपिक भी शामिल था वहाँ पर। मुहावरा था, लोकोक्ति था, अनुच्छेद पे आधारित प्रश्न था, तो वो सारी। तो हम लोग इसी क्रम में आज सबसे पहला टॉपिक, वैसे तो मैं बता दूं पेपर 1 के सबसे पहले हम लोग पेपर 1 को ही लेके चलेंगे। और पेपर 1 में भी हम लोग सबसे पहले व्याकरण पढ़ना शुरू करेंगे। और यदि आप जैसे ही व्याकरण यहाँ से पढ़ लेते हैं, तो आपका पेपर 2 का जो व्याकरण का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि आज जो है ना, सबसे पहला टॉपिक व्याकरण का जो था हिंदी भाषा का, हिंदी का। सबसे पहले तो इस भाषा से हम लोग आज परिचित हो जाते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक चीज़। और यहाँ पर किस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, या संभावनाओं पे भी बात करेंगे, हो सकता है ये प्रश्न बन जाए। तो आइए, आज का जो सेशन है, आज का जो क्लास है, हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देख ले। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए अब जब हिंदी भाषा को पढ़ने, हिंदी का व्याकरण जब पढ़ने के लिए आएंगे ना, या हिंदी भाषा को आप पढ़ने के लिए जाएंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द से परिचित होना आवश्यक हो जाता है। आपके सामने बार बार वो शब्द आएंगे। तो पहले यहाँ पे हम ये जान लेते हैं ना कि इस अध्याय के अंतर्गत में हम लोग जाने आज क्या पढ़ने वाले हैं। पहले देखें, हम लोग ये पढ़ने वाले आज है कि लिपि क्या होता है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग कुछ लिपि जान रहे होंगे, पर मैं जो आपको बताऊंगा, जो लिपि के संदर्भ में जो परिभाषा है, जो किताब में जो लिखी परिभाषा है, शायद समझ में कई लोगों को नहीं आता होगा, कई लोग समझते होंगे। आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको लिपि समझा दूँ कि एक्चुअली वो लिपि होता क्या है। अधिकतर को लगता होगा कि लिपि केवल हमको ये बताती है कि किसी भाषा को कैसे लिखा जाएगा, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू किसी दिशा से लिखा जाएगा, लेफ़्ट टू राइट लिखा जाएगा, या राइट टू लेफ़्ट लिखा जाएगा। केवल ये हमको ये नियम बताती है लिपि कि किसी को भाषा को कैसे लिखा जाएगा, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। पर मैं आपको बता दूं, लिपि केवल ये नहीं बताती है, हमें कई चीज़ें बताती है, वो भी हम लोग देखेंगे, जानेंगे। चलिए, उसके अलावा हम जान लेंगे बोली क्या होता है, वो भाषा क्या होता है, भाषा फिर क्या होता है, इनमें क्या मूलभूत अंतर है, थोड़ा बहुत बेसिक के समझ लेंगे। उसके बाद ही व्याकरण के खंड पे आएंगे। बेसिक थोड़ा समझा रहेगा ना, तो थोड़ा लय बनेगा, और उससे क्या होगा ना कि आपको बातें समझ में अच्छे से आएगी। तो ये देख लेते हैं। फिर उसके अलावा थोड़ा सा परिचय जान लेंगे कि क्या है हमारे देश की राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा, इसको जान लेंगे। अब भारत में कितने भाषा परिवार के भाषाएं बोली जाती है, कौन कौन सी भाषा भारत में बोली जाती है, इसको देखेंगे। कितने भाषा परिवार है वो हम जानेंगे। उसके अलावा हम ये जानेंगे कि इस भाषा की उत्पत्ति, मतलब हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, किस भाषा से हुई, उसको जान लेंगे, क्योंकि वहाँ से प्रश्न कभी 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 बना दिए जाते हैं।
और उसके बाद विकास कि हिंदी विकसित कैसे हुई। सबसे पहले तो इसकी उत्पत्ति हुई, उसके बाद क्या हुआ कि ये धीरे 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 करके विकसित हुई। शुरुआत में क्या था, इसका जन्म हुआ, ये अपनी शिशु अवस्था में थी, उसके बाद बाल अवस्था में आई, फिर युवा अवस्था में आई, और अब यदि मैं बात करूँ तो ये अपनी वृद्ध अवस्था में मतलब पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी है। और उसके बाद हम यहाँ पर एक लास्ट में टॉपिक हमारा है कि स्वतंत्रता के बाद हिंदी का राजभाषा के रूप में किस तरह विकास होता है, या हम बात करेंगे कि संविधान के अंतर्गत में हिंदी के संदर्भ में क्या क्या बातें लिखी गई है हिंदी के संदर्भ में, या संवैधानिक स्थिति क्या है हिंदी की, हम उसको जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं लिपि से आपको परिचित करवाता हूँ। चलिए, ये रहा आपका लिपि। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लिपि के बारे में जान रहे होंगे। चलिए ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आप लिपि के बारे में जान रहे हैं, पर क्या जान रहे हैं आप? यही जान रहे हैं ना कि लिपि हमें ये बताती है कोई भाषा। आप तो यही जान रहे होंगे ना कि आपको लगता होगा कि इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि लिपि हमें बस इतना बताती है कि कोई भाषा को कैसे लिखा जाएगा, लेफ़्ट टू राइट लिखा जाएगा कि राइट टू लेफ्ट। क्या लिपि का केवल इतना अर्थ है कि यहाँ केवल ये बताती है कि कोई भाषा कैसे लिखी जाएगी, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? नहीं ना, इसका केवल ये अर्थ नहीं है। अब इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। लिपि का मतलब होता है, साधारण सा अर्थ यदि मैं बताना चाहूँ ना, तो किसी भाषा को लिखने का ढंग। इसका सीधा सा अर्थ यही होता है। अब यहाँ पर हम जानते हैं। अब मुझे बताइए कि हिंदी की लिपि क्या है, तो आप कहोगे लिपि है देवनागरी। सही है। मैं यदि पूछूँ आपको संस्कृत की लिपि क्या है, तो आप कहोगे इसकी भी देवनागरी है। या मैं पूछूँ खोटा की लिपि क्या है, तो आप कहोगे कि इसकी भी लिपि देवनागरी ही है। ठीक है। सारी भाषाएं जो है लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है। जितनी भाषाओं के बारे में बताया, हिंदी, संस्कृत या खोटा, ये सब लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है। अब जरा इसको समझिए, लिपि हमें क्या बताती है, ये समझिएगा कि ध्वनियों को लिखने के लिए। अब देखिए मेरे पास क्या ध्वनि है। उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा बहुत आप जान रहे होंगे वर्णों के बारे में। ये का हो गया, खा, ये व्यंजन वर्ण हो गया ना। अब ये क्या है कि ध्वनियों को, जिन चिन्हों का प्रयोग, जो ध्वनियों को दर्शाने के लिए, लिखने के लिए, जैसे का को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ये वो है लिपि। हमें वो लिपि वो बताती है कि ध्वनियों को किन चिन्हों के माध्यम से दर्शाया जाएगा। देखिए हम लोग का जो लिखते हैं ना, का कैसे लिखा जाए ये हमें कौन बताएगा? लिपि बताएगा। तो हमने ना इसे मान लिया है कि का को हम ऐसे ही लिखेंगे और खा को ऐसे ही लिखेंगे, ये हमने माना है। और ये हमें कौन बताएगा? ये हमें बताएगा लिपि। ये हमें बताएगा ये लिपि कि आपको यदि हिंदी भाषा का लेखन करना है तो आपको मान के चलना है कि आप का को ऐसे ही लिखेंगे और खा को ऐसे ही लिखेंगे। वैसे आर कई वर्ण है, कुल मिला के 56 वर्ण है। और यहाँ बता रखा गया, लिपि यही हमें बताती है कि जो भी आप ध्वनि का प्रयोग कर रहे हैं ना, उसको पहले बता दिया गया कि भाई आपके पास इतने वर्ण हैं, आप ये सारे ध्वनियाँ ही हैं, इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। का को ऐसे लिखा जाएगा, गा को ऐसे लिखा जाएगा, हमने मान लिया। और उसके बाद क्या है, एक वर्णमाला का निर्माण किया। और उसके बाद हमने उन वर्णमाला के उन वर्णों की सहायता से शब्दों का निर्माण किया। और शब्दों के निर्माण के बाद क्या किया, उन शब्दों को क्या किया, एक व्यवस्थित रूप दिया और एक वाक्य बन गया। और एक वाक्य जो था पूरा पैराग्राफ बन गया। और पूरा पैराग्राफ जो था धीरे धीरे करके क्या हुआ, भाषा के रूप में विकसित हो गई। तो कुल मिला के यदि मैं बात करूँ ना, तो इसका सीधा सा मतलब होता है लिपि का किसी भाषा को लिखने का ढंग। आप मुझे ज़रा बताइए, आपने कई लिपियों के बारे में सुना होगा, रोमन लिपि के बारे में, देवनागरी लिपि के बारे में। चलिए मैं बताता हूँ आपको। रोमन में कितने लेटर होते हैं, तो आप कहोगे 26 लेटर होते हैं, ए से लेकर जेड तक। सही है। आप मुझे बताइए क्या रोमन लिपि में केवल अंग्रेजी भाषा को ही लिखा जाता है? तो आप बोलोगे नहीं, रोमन लिपि में और कई भाषाएं लिखी जाती है, जैसे जर्मन या स्पेनिश। ये सारे जो भाषाएं हैं ना, इस लिपि में लिखी जाती है। तो वहाँ पर आप गौर कीजिए कि यहाँ 26 जो लेटर है ना, 26 लेटरों का प्रयोग जर्मन भाषा में भी किया जाता है और स्पेनिश भाषा में भी किया जाता है। लिपि सेम है। लिपि इन तीनों भाषाओं की, जैसे इंग्लिश की लिपि या ग्रामर, जर्मन की लिपि, जर्मन भाषा की लिपि या स्पेनिश भाषा की लिपि, ये क्या है, तीनों की लिपि समान है, रोमन। अब जरा थोड़ा सा मैं बताता हूँ। अंग्रेजी में पुलिस को कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा ना, पुलिस। वहीं स्पेनिश में कैसे लिखा जाएगा, पुलिसिया, पुलिसिया। आपने गौर किया, सारे के सारे वही अल्फ़ाबेट थे, वही वर्ण थे।
जो हमने अंग्रेजी में प्रयोग कर रहे थे, वही अल्फ़ाबेट को हमने क्या किया, अल्फ़ाबेट का प्रयोग स्पेनिश भाषा में हो रहा है, पर थोड़ा सा बदलाव आ गया है, थोड़े अधिक वर्णों का प्रयोग हम लोग कर लिए हैं, और ये फिर क्या क्या बन गया, पुलिस। ये स्पेनिश शब्द है। बातें समझ में आ गई। देखिए कहने का मतलब ये है कि ये एक लिपि के अंतर्गत ना कई सारी भाषाओं को लिखा जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देवनागरी में संस्कृत भाषा को भी लिखा जाता है, देवनागरी में हिंदी को भी लिखा जाता है, और खोटा भाषा और ना जाने कितनी भाषाओं को लिखा जाता है। रोमन में रोमन लिपि में क्या क्या, जर्मन भाषा को लिखा जाता है, इंग्लिश भाषा को लिखा जाता है, स्पेनिश भाषा को लिखा जाता है, फ्रांसीसी भाषा को लिखा जाता है, फ्रेंच भाषा को लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि एक लिपि के अंतर्गत में ना कई सारी भाषाओं को लिखा जा सकता है ना। लेकिन एक भाषा की दो लिपि नहीं हो सकती। मतलब एक लिपि के अंतर्गत कई भाषाओं को लिखा जा सकता है, पर कभी भी एक भाषा की दो लिपि नहीं हो सकती है। बातें समझ में आ गई होगी ना। तो आप तक अभी तक क्या तक समझ रहा था, बस इतना ही समझ रहे थे कि लिपि हमें बस ये नियम बताती है कि कोई भाषा कैसे लिखी जाएगी, लेफ्ट टू राइट लिखी जाएगी, राइट टू लेफ्ट नहीं। ये हमें ये भी बताती है कि जो ध्वनि हम लोग प्रयोग में ला रहे हैं वर्ण में, उनका लेखन किस प्रकार होगा। जैसे का खा गा घा अंगा, ऐसा थोड़ी ना है कि इसका जन्म नेचुरली हुआ है, इसे तो हम नहीं बनाया है ना। और हमने मान लिया है कि का को ऐसे लिखा जाएगा, खा को ऐसे लिखा जाएगा, गा को ऐसे लिखा जाएगा, मान लिया गया है। और ये हमें बताती है कौन, लिपि बताती है। अब हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई थी। अब हमने क्या किया, इन वर्णों का प्रयोग करके शब्द बना लिया, शब्दों से वाक्य बना लिया, और धीरे धीरे करके शब्द संपदा विकसित होती चली गई, तो फिर एक भाषा का निर्माण हो गया। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, आगे बढ़ के बात करते हैं बोली, उपभाषा और भाषा के बारे में। देखिए ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं रखेंगे, बस हल्का हल्का समझ से चलिएगा। यहाँ उदाहरण याद रखें आप, मगही, बुंदेली, कन्नौजी, ये तीनों भाषाएं, तीनों जो लैंग्वेज है, ये जो तीनों लैंग्वेज है ना, ये बोली है। कारण क्या है, एरिया बहुत छोटा है, साहित्य लिखे गए हैं और बहुत ही कम मात्रा में लिखे गए हैं। इसी कारण से ये सारे जो लैंग्वेज है ना, इन्हें कहा जाता है कि ये बोली है। कारण क्या है, यही कि एरिया बहुत छोटा है, साहित्य बहुत ही कम है, स्टैंडर्ड तय नहीं हुआ, और वर्तमान समय में इसका प्रयोग होता है बहुत छोटे क्षेत्र में हो रहा है। क्या हम और आप कभी इस भाषा के साहित्य को पढ़े हैं? नहीं। हम लोग झारखंड में रहते हैं, क्या हमने इस भाषा के साहित्य को पढ़ा? क्या हम कभी इसका इस्तेमाल करते हैं? क्या हम लोग बोलते हैं? नहीं बोलते हैं ना। तो बस इसका सीधा सा मतलब होता है कि बोली का, कि कोई लैंग्वेज है, उसका एरिया बहुत छोटा है ना, लोकल में ही लोग जो है बोल रहे हैं, तो वैसे स्थिति में उस लैंग्वेज को मान लिया जाता है कि बोली है। बस इतना याद रखें कि इसे कुछ उदाहरण याद रखेंगे, मगही, बुंदेली और कन्नौजी। अब थोड़ा सा याद क्या रखें कि थोड़ा सा दायरा यदि बड़ा हो जाए, थोड़ा दायरा बड़ा हो जाता है बोली का। अब क्या था कि केवल कहने का मतलब है कि सिर्फ रांची के क्षेत्र में ना बोल के उसके आसपास के क्षेत्र में, जैसे बिहार हो गया, या तो फिर अन्य जिला में हो गए, या छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इन क्षेत्रों में यदि कोई भाषा बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है कि इन क्षेत्रों में भी बोली जाने लगे। जैसे संथाली भाषा को आप ले लीजिए, संथाली भाषा मुख्य रूप से झारखंड में बोली जाती है, पर पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। साथ में आप कह सकते हैं कि कुछ आर एरिया में भी बोली जाती है। तो दायरा जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होने लगता है ना, साहित्य थोड़ा डेवलप हो जाता है, मतलब कि शब्द संपदा डेवलप हो जाती है, स्टैंडर्ड थोड़ा से बेहतर हो जाते हैं। तो साहित्य डेवलप हो गया, साहित्यकारों ने कई सारे काव्य रचनाएं की, या तो फिर गद्य रचनाएं की, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि वो अब बोली जो होती है वो अब उपभाषा बन जाती है। तो बस इतना ही याद रखेंगे उपभाषा के बारे में। और इसका उदाहरण थोड़ा सा देख ले, मेवाती, मारवाड़ी या जयपुरी, इन्हें कहा जाता है कि ये उपभाषा है, ना कि भाषा है, बोली है। सॉरी राजस्थानी याद रखेंगे, राजस्थानी जो है एक उपभाषा है, ना कि ये सब तो बोलियाँ हो गई, ये सब बोलियाँ हो गई। अब भाषा के बारे में क्या परिभाषा है, व्याकरण के दृष्टिकोण से देखेंगे कि आप खुद से समझने का प्रयास करेंगे कि भाषा किसे कहेंगे। आप भाषा सीधा सा मतलब है, भाषा का साधारण सा मतलब है आपने कुछ कहा और सामने वाला समझ गया, यही है भाषा। पर यदि आप चाहते हैं कि इसकी परिभाषा मैं बताऊं व्याकरण के दृष्टिकोण से, जो लंबा चौड़ा एकदम डिटेल लिखा गया है, इसको देख लें आप। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावों को समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं।
मतलब कुल मिला के वही बात है कि आपने कुछ कहा, सामने वाला समझ गया। देखिए, कहने का मतलब ये है, आवाज़ ही तो जानवर भी निकालते हैं, पर क्या उसे हम भाषा माने? नहीं, नहीं मान सकते ना। भाषा हम उसे मानेंगे यदि हमने कुछ कहा है और सामने वाला समझ गया है, सामने वाला समझ गया है, तो वैसे स्थिति में हम मानते हैं कि वो भाषा है। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, मन के भावों को दूसरों को समझा सके। अब इसका उदाहरण में बहुत सारे उदाहरण आपके पास है। बांग्ला एक भाषा है, हिंदी एक भाषा है, उर्दू एक भाषा है, इंग्लिश एक भाषा है। बातें समझ में आ गई होगी। चलिए, ज़्यादा नहीं, बस इतना ही याद रखें। बोली है, छोटे क्षेत्र में बोली जाएगी, स्टैंडर्ड तय नहीं होगा, साहित्यिक कम रचनाएं होगी। उदाहरण के तौर पे याद रखें बुंदेली। अब यदि बात किया जाए, दायरा थोड़ा बड़ा हो गया, तो दायरा थोड़ा बड़ा हो गया तो वैसा स्थिति में क्या हो गया, वो भाषा बन गई। अब दायरा थोड़ा और बढ़ गया तो ये क्या बन गई, ये बन गया भाषा। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा साहित्य की रचनाएं यहाँ पर आपको मिलेगी। स्टैंडर्ड तय हो चुका होगा, अब कोई भी व्यक्ति अब नया नियम नहीं बनाएगा, इसका स्टैंडर्ड तय हो चुका है कि आपको यदि हिंदी भाषा में लेखन करना है तो आपको ये नियम जो स्टैंडर्ड तय किए गए हैं, आपको वो नियम मानना होगा। बस इतना ही ध्यान रखें तीनों के बीच में। और लिपि का मतलब बस इतना ही समझे कि किसी भाषा को लिखने का ढंग हमें वो बताता है, वो हमको नियम बताता है। पहला नियम तो ये बताता है कि उसे किस तरह से लिखा जाएगा, लेफ़्ट टू राइट लिखा जाएगा या राइट टू लेफ़्ट लिखा जाएगा। पर साथ ही हमें वो भी ये बताता है कि जो ध्वनियाँ होती हैं उन्हें किन चिन्हों से दर्शाया जाएगा। बात स्पष्ट। चलिए आगे बढ़े, और आगे में हम बात करेंगे अब इस भाषा की थोड़ा सा परिचित होते हैं। आप मुझे बताइए कि हिंदी क्या है, इस देश की राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है? साधारण सा बात है, इस देश का ये राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। आपको पता है खास बात हिंदी के बारे में, हिंदी पूरे विश्व में तीसरा नंबर पे आता है बोले जाने वालों में। सबसे ज़्यादा यदि आप बात करेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा है मैंडारिन, कि सबसे अधिक लोग जो है मैंडारिन बोलते हैं। उसके बाद अंग्रेजी का स्थान है, उसके बाद तीसरे स्थान पे सबसे अधिक पूरे विश्व में बात कर रहा हूँ मैं, कि सबसे अधिक यदि बात किया जाए तो मैंडारिन है, उसके बाद इंग्लिश है, और उसके बाद तीसरे स्थान पे हमारा हिंदी का स्थान है, जो सबसे अधिक, तीसरा सबसे अधिक है, जो तीसरा सबसे अधिक है। अधिक लोग इस भाषा को किसी न किसी रूप में प्रयोग में लाते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखा देख रहे होंगे, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। और ऐसा तो आप जानते ही हैं कि हमारा संविधान ऐसा कोई भी भाषा नहीं जिसको राजभाषा का दर्जा दिया है। हाँ, मगर हिंदी को बोला गया कि एक राजभाषा है। अभी हम इसके बारे में जानेंगे, संविधान में इसकी स्थिति क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। अब बात रहा उत्पत्ति का, कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति क्या होगी। तो अब तक आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा वहाँ पर एक चीज़ तो कॉमन होगा, आपको बताया गया होगा कि संस्कृत जो है इस भाषा की जननी है। मतलब इसकी कोख, संस्कृत की कोख से ही किसका जन्म हुआ है, हिंदी का। क्या वास्तविक रूप से ये सच है? चलिए इसकी पड़ताल करते हैं, थोड़ा जानते हैं कि हाँ क्या सच में हिंदी का जो विकास, उत्पत्ति है, जो जन्म है, क्या संस्कृत से हुआ है। चलिए इसकी पड़ताल करते हैं। आप मुझे बताइए कि इस भारत में, इस देश में सबसे पुरानी भाषा कौन है? तो आप कहोगे संस्कृत है। अब जिसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते थे लोग। अब आप देखोगे ना कि 1500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी के आसपास में ना, ये भारतीय उपमहाद्वीप जो है, यहाँ पर एक भाषा बोली जा रही है, और ये थी संस्कृत। थोड़ा सा ख़राब बन रहा है मैप, माफ़ कीजिएगा, देख ले रहे हैं। अच्छा, चलिए अब फिर से देखते, कोशिश कर लेते हैं। ये रहा, थोड़ा सा ये थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर ले रहा हूँ, देख रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, इस महाद्वीप में, भारतीय महाद्वीप में 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के आसपास में कौन सी भाषा बोली जा रही है? तो आप पाएंगे कि यहाँ पर संस्कृत भाषा बोली जा रही है। अब यदि आप देखेंगे ना, तो गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि केवल और केवल संस्कृत भाषा नहीं है। अब संस्कृत भाषा ना टूट जाएगी, थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, टूट जाएगी, दो भागों में बढ़ जाएगी ये भाषा, दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक तो वैदिक संस्कृत बनती है, एक तो वैदिक संस्कृत, और दूसरा लौकिक संस्कृत।
तो भाषा मैंने आगे चल के क्या होगा कि बदल जाएगी। मतलब वे अब वैदिक संस्कृत के बारे में जान लीजिए कि जिनमें वेदों का रचना किया गया उन्हें वैदिक संस्कृत का, उस भाषा को वैदिक संस्कृत कहा गया। और लौकिक संस्कृत, इस भाषा में मुख्यतः आप देखेंगे रामायण का, महाभारत का, इस सब की रचना की गई। आगे चल के अब कहानी क्या होगी कि वही लगभग 500 ईस्वी के आसपास में क्या होगा कि ये जो भाषा है लगभग इस्तेमाल करना लोग बंद कर देंगे, और उसका स्थान कौन ले लेगा? पाली भाषा इसका स्थान ले लेगा। अब जैसे आप जानते हैं, यदि आपको पढ़े होंगे थोड़ा बहुत तो जानकारी यदि होगा, तो आपको पता होगा पाली भाषा में भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया। तो हम मान सकते हैं कि 500 ईस्वी के आसपास में लोगों ने इसको अपनाने का पीछे कारण भी यही रहा होगा। इस भाषा का लोकप्रिय होने के पीछे कारण यही भी बड़ा कारण माना जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने इस भाषा में क्या किया था, लोगों को उपदेश दिया था। बाद में क्या हुआ कि जितने भी इसके अंतर्गत में बुद्धिस्ट वगैरह हुए ना, इसी भाषा में लोगों को उपदेश दिया करते थे। और जितने भी साहित्य की रचना हुई बौद्धों द्वारा, वो इसी भाषा में हुई। तो एक बात था कि उस समय क्या रहा होगा कि ये कारण रहा होगा कि लोगों के बीच में लोगों ने इस भाषा को अपनाया था। लगभग 500 साल तक ये रहती है। मतलब कि ये रहती है लगभग 500 साल तक, मतलब कि 500 से 1 ईडी तक रहती है अच्छे ढंग से। मतलब कि लोग इसको, इसमें बहुत सारी साहित्य की रचनाएँ होती हैं, लोग बोलचाल के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। आसान थी थोड़ी सी। हाँ, मगर एक बात ध्यान रखें, इस भाषा की जो लिपि है ये भी देवनागरी ही थी। तो मतलब जब भी हम लोग अभी जो 56 वर्ण है ना, जिन्हें हम लिपि हमें बता रही थी कि भैया कि आप कैसे लिखोगे, का को कैसे लिखोगे, तो देखो का को ऐसे लिखना है। लिपि हमें ये बताइए का को ऐसे लिखना है। का भी तो क्या एक ध्वनि ही है, तो का को ऐसे लिखना है। बस यही का को आप कोई और तरीका नहीं लिख सकते, का को ऐसे नहीं लिख सकते, या का को ऐसे नहीं लिख सकते, आप ऐसे ही लिखोगे, ये हमें लिपि बताती है। समझ गया? तो लगभग 1 ईडी तक में ये भाषा रहती है वैसे जाने के। उसके बाद इसका स्थान ले लेती है, उसका स्थान ले लेगी, क्या नाम है इसका, प्राकृत भाषा। मुख्य रूप से प्राकृत मतलब एकदम सीधा सिंपल बोलूँ ना, नेचुरल बहुत ही आसान भाषा थी, लोग आसानी से समझ जाते थे। इसी कारण से पाली धीरे करके पीछे छूटती चली गई और लोगों ने फिर इस भाषा को अपनाया, प्राकृत भाषा को। और दूसरा कारण ये था कि जो जैन गुरु सब जो थे ना, इन्होंने इसी भाषा में क्या किया था, अपना उपदेश दिया था। और जितने भी साहित्य वगैरह की रचना हुई ये इसी भाषा में हुई। तो ये भी एक कारण माना जाता है कि लगभग 500 से मतलब 1 ईडी से लेकर के ना 500 ईडी तक में, 500 ईडी मतलब कि हम कह सकते हैं जीसस के जन्म के बाद का जो समय था, इस समय क्या था कि ये भाषा जो थी लोग इसका प्रयोग कर रहे थे। आगे चल के ये भाषा भी विलुप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और उसका स्थान लेगी फिर अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा को अब थोड़ा आपको जानना होगा। जानना क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। क्योंकि बोला जाता है, अधिकतर साहित्यकार मानते हैं कि हिंदी का जो जन्म हुआ है ना, वो अपभ्रंश भाषा से ही हुआ है। पर अभी हम देखेंगे कि वास्तविक रूप से इस भाषा का जन्म कहाँ से हुआ। थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ आपको यहीं पर। देखिए आगे चल के क्या होगा, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ लिखा हुआ है देख लीजिएगा इसको। यह भाषा 500 ईस्वी से 1 तक रही। अपभ्रंश के ही जो सरल और देसी भाषा शब्द थे उससे अवहट कहा गया, और इसी अवहट से ही हिंदी का उद्भव हुआ। तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो अपभ्रंश से भी हिंदी का उत्पत्ति या जन्म नहीं होता है, होता है अवहट से। तो क्रम क्या याद रखेंगे? सबसे पहले संस्कृत, इससे के बाद आया पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद अवहट, और अंततः हिंदी का हुआ जन्म। हिंदी का हुआ जन्म। पर अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा और चीज़ जानेंगे। अब इसके बारे में हम थोड़ा चीज़ और क्या जानेंगे, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि तो चलिए देखिए ज़रा सा अपभ्रंश भाषा के बारे में कि अपभ्रंश भाषा से मैं यहाँ रोक क्यों रहा हूँ। अपभ्रंश भाषा में कारण ये है कि यहाँ से कुछ प्रश्न बनाए जाते हैं, तो आपको जानना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है कि तो अपभ्रंश भाषा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो समय यदि आप अपभ्रंश भाषा का देखेंगे तो ये जो समय था ये लगभग, हम यहाँ पर देखते हैं इसको, ये थोड़ा सा जगह खाली मिलेगा तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये देख लेते हैं यहीं पर। चलिए अपभ्रंश भाषा का समय क्या है, तो ये था लगभग ये समय। एडी लिख सकते हैं, एडी लिख सकते हैं, ईस्वी या हिंदी में लिख देता हूँ अच्छा रहेगा, ईस्वी, ठीक है। चलिए ये जो समय था ना,
भारतीय उपमहाद्वीप में ये भाषा बोली जा रही है। अब ब्रज भाषा के बारे में कुछ बातें जैसे मैं बताऊं, तो ये एक व्यक्ति का नाम है स्वयंभू। स्वयंभू, अब इन्हें कहा जाता है ब्रज भाषा का वाल्मीकि। इन्होंने एक रचना की थी जिसका नाम आप ध्यान से रखें, पयुम चरियो। चरियो, इतना ही याद रखें। अब जरा सा मैं यहाँ हम जानने क्या वाले हैं, जरा सा मैं बताता हूँ कि 500 से 1000 के बीच में एक बात तो समझ में आ गया कि हाँ ठीक है कि इस समय में क्या था कि भारतीय उपमहाद्वीप क्या में क्या था कि अब फ्रेंच भाषा बोली जा रही थी। चलिए ये बात तो समझ में आ गया। थोड़ा सा खाली पेज लेना ज़रूरी हो गया। अब तो हमको लग रहा है खाली पेज थोड़ा ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। खाली पेज ले लिया जाए, अच्छा रहेगा। हाँ यहाँ पर ठीक रहेगा इस चीज़ को समझने में। अब फ्रेंच भाषा के बारे में चलिए देख लें इसको। देखिए अब हुआ क्या कि 500 से 1000 ईस्वी के आसपास में भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रज भाषा बोली जा रही है। चलिए ठीक है, समझ तो आ गया। पर होता क्या है एक्चुअली में कि यहाँ पर ये ना कई सारे टुकड़ों में टूट जाती है, कई सारे टुकड़ों में टूट जाती है, या हम कहें भेद। और इन भेदों से और कई सारी भाषाओं का हो जाता है निर्माण, कई सारी भाषाओं का निर्माण होता है। अब ये भेद कौन है और ये भाषाएं कौन कौन है, इसको थोड़ा देखते हैं। तो कुल मिला के आप देखोगे ना तो इसके यहाँ पर ये टूटती है 6 भेदों में। 6 भेद बताए जाते हैं कि 6 भेद में बट गई थी और इसके अंतर्गत में कई सारी भाषाएं बनी। अब ये 6 भेद कौन कौन है तो याद क्या रखें। सबसे पहला है सौर सेनी। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस सिंबल के तौर पे प्रयोग कर रहा हूँ। सौर सेनी, अर्धमगधी, मगधी, खस, ब्रांचड़ और आपका महाराष्ट्री, ये इसके भेद थे। भेद थे। स्थान के कारण क्या था, इनके रूप में, इनकी संज्ञा के रूप में, इनकी क्रिया के रूप में क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा लोग अपने लोग साहित्यकार साहित्य में रचना कर रहे होंगे तो थोड़ा बहुत ऐड कर देते होंगे अपने तरफ से। इनके अधिक वर्ण का प्रयोग कर लिया या तो मात्राओं का अधिक प्रयोग कर लिया, जिससे इनका रूप बदलता चला गया। और फिर क्या हुआ, ये अंत में 1000 ईस्वी के आसपास में क्या हुआ कि इनके 6 भेद निकल के सामने आए और इन्हें 6 भेदों से कई सारी भाषाएं भी डेवलप हो गई। अब देखिए कि सौरसेनी जो भेद है, अपभ्रंश का जो सौरसेनी अब भेद है, इससे 3 भाषा बनी जो वर्तमान समय में आप ही अब समझ जाएंगे। तीनों भाषाओं का नाम यदि मैं बताऊंगा तो तुरंत आप समझ जाएंगे ये कौन सी भाषाएं हैं। पहला तो है राजस्थानी, पहला तो है आपका राजस्थानी, दूसरा है गुजराती और तीसरा है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, चलिए देख लेते हैं। सौरसेनी को देख ले जरा, एक करके देख रहे हैं। सौरसेनी, सौरसेनी, तो इस भेद से आपको 3 भाषा बनी। अब ये 3 भाषा कौन थी, ये था पश्चिमी हिंदी, उसके बाद राजस्थानी और उसके बाद आपका गुजराती। ये सारे के सारे यदि मैं बात करूँ ना, चाहे पश्चिमी हिंदी हो, चाहे राजस्थानी हो या गुजराती हो, ये सभी के सभी यहाँ पर ना एक ही लिपि का प्रयोग होता है, देवनागरी लिपि का। और उसके अंतर्गत आप मुझे बताइए कि हिंदी में कितने वर्ण हैं। यदि आपने पढ़ा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आप जानकारी होंगे, 56 वर्ण है। तो हो सकता है कि पश्चिमी हिंदी में, राजस्थानी हिंदी या गुजराती में इन 56 वर्णों को कुल मिलाकर सभी वर्णों का प्रयोग ना करके कुछ वर्णों का प्रयोग किया जाता होगा और उन वर्णों का प्रयोग करके शब्द का निर्माण किया गया और उन शब्दों से वाक्य का और फिर एक भाषा का निर्माण हो गया। यही हुआ होगा ना। तो ये सारे के सारे एक तरह से देखा जाए ना हिंदी के ही मिलता, गुजराती भी लगभग हिंदी से मिलता जुलता है और मिलता जुलता ही है, मगर थोड़ा बहुत चेंजेस है, थोड़ा बहुत चेंजेस है उसमें, थोड़ा बहुत उसका उच्चारण में, लेखन में थोड़ा बदलाव, थोड़ा बहुत, या हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत बदलाव आपको देखने को वहाँ मिलेगा। तो ये भेद तो समझ गए ना। दूसरा भेद है आपका अर्धमगधी। अपभ्रंश का ये दूसरा भेद है और यहाँ से 3 एक भाषा का जन्म होता है। पूर्वी हिंदी, पूर्व की तरफ भारत के पूर्व में जो हिंदी बोली जाती है ना, जैसे बिहारी वगैरह, असमिया या बंगला वगैरह आता है, सब इसी का हिस्सा आता है। तो इस भेद से एक इस हिंदी का निर्माण होता है। और मगधी के अंतर्गत में 3 भाषा, 3 भाषा कौन कौन है यार, ये हो गया बिहारी,
कुल मिला के इससे 4 भाषाओं का निर्माण हुआ। मगधी से 4 भाषा, वही अभी मैंने बताया था अर्धमगधी नहीं, अर्धमगधी से पूर्वी हिंदी का निर्माण, पूर्व के क्षेत्र में जो हिंदी बोली जा रही थी उससे वो उसका निर्माण हुआ। और मागधी जो भेद है ना, इससे 4 भाषाओं का निर्माण हुआ वर्तमान समय में। देखिए अभी समझ जाइएगा। एक तो हो गया बिहारी, दूसरा हो गया उड़िया जो उड़ीसा में बोली जाती है, बांग्ला पश्चिम बंगाल में, और असम में बोली जाने वाली भाषा असमिया। तो ये 4 भाषा बनी। आप मुझे बताइए कि ये सब हिंदी से मिलता जुलता है ना, बांग्ला भी थोड़ा बहुत हिंदी से मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत उसका रूप में परिवर्तन हो गया है ना, क्योंकि वर्णों का अलग ढंग से लेखन किया जा रहा है या तो फिर उसका उच्चारण किया जा रहा है, यही कारण है ना कि वो थोड़ा सा डिफरेंस दिखते हैं। पर ये सभी के सभी जो है ना हिंदी से जुड़े हुए हैं। कारण क्या है? क्योंकि इनका निर्माण ही अपभ्रंश से हो रहा है और हमको बताया गया कि अपभ्रंश से हिंदी का जन्म हो रहा है। तो बात क्लियर हो गया ना, संबंध तो है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वैसे तो सबका जननी कौन बताया जाता है कि अधिकतर भाषा जो भारत में बनी है ना, अधिकतर भाषा यदि साउथ का इंडिया को छोड़ दिया जाए, उत्तर भारत जितनी भी अधिकतर भाषा है ना, इसका जन्म संस्कृत से ही हुआ। धीरे धीरे थोड़ा सा अलग अलग कुछ साहित्यकार आए तो इसको हटा दिया, उन वर्णों को हटा दिया, नई नई भाषा बनी। अब एक और भेद है अपभ्रंश का, ये है खस। अब इससे एक हिंदी का निर्माण हुआ, वो था पहाड़ी हिंदी। बस इतना जो बता रहा हूँ बस उसके ध्यान में रखें। एक और भेद है ब्रांचड़। अब इससे 2 भाषा का निर्माण होगा ब्रांचड़। एक है पंजाबी जो पंजाब में बोली जा रही है, और एक हो गया आपका सिंधी। सिंधी सिंधी भाषा वही पाकिस्तान से जो सीमा लगती है ना, उन क्षेत्रों में यह भाषा बोली जाती है। ब्रांचड़, सॉरी ये ब्रांचड़ है, ब्रांचड़। और अंत में है आपका महाराष्ट्री भेद इसका। और इससे एक भाषा का निर्माण हो रहा है भाई मराठी। वर्तमान समय में महाराष्ट्र में क्या कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी। तो कुल मिला के मैं अपभ्रंश के बारे में आपको बताना ये चाहता था कि 500 ईस्वी में शुरू तो हुई, इस भाषा का प्रयोग होना शुरू हुआ, इस भाषा का निर्माण हुआ। उसके बाद धीरे धीरे करते 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 1000 ईस्वी के आसपास में क्या हुआ कि ये कई भेदों में टूट गया और उससे कई भाषाओं का निर्माण हुआ। अब यहाँ से प्रश्न क्या बनाए जाते हैं? देखिए प्रश्न ये बनाए जाते हैं, कभी कभी ये पूछा जाता है कि सौरसेनी अपभ्रंश से निम्न में से किस भाषा का निर्माण हुआ, ये प्रश्न बना दिया जाता है। या तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि मागधी जो अपभ्रंश, आर्धमागधी भेद जो है अपभ्रंश का, इससे किस भाषा का निर्माण हुआ, वर्तमान में किस भाषा का निर्माण हुआ। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि मैंने जितनी बातें आपको बताई वो सब आपको समझ में आ गई होगी, याद रखेंगे, याद हो गया होगा। नहीं हुआ तो मैंने वो सारी बातें वहाँ पर मैंने लिख रखी है, आपको विस्तार पूर्वक लिख रखी है, आप उसे देख सकते हैं जो भी बातें मैंने आपको बताई है। अब जरा देखें टॉपिक में। अच्छा हाँ, ध्यान में आ रहा है कि शायद आपका एक टॉपिक छूट गया है, ये है भाषा परिवार। चलिए भाषा परिवार को मैं यहीं क्लियर कर देता हूँ। भाषा परिवार में, भाषा परिवार के बारे में, तो भारत में कितने भाषा परिवार पाए जाते हैं, मतलब कि कितने भाषा परिवार? तो आपको हो गए 4 है। अब ये कौन कौन है? एक है भारोपीय भाषा परिवार, दूसरा है आपका द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, एशियाटिक भाषा परिवार, टिक भाषा परिवार, और अंत में है आपका चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तो भारत में ये कुल इतनी भाषा परिवार के भाषाएं बोली जाती है ना। अभी देखिए हिंदी यदि मैं बात करूँ तो ये भारोपीय भाषा परिवार के का ही एक भाषा है। अब इसे आर्य भाषा समूह कहते हैं। इसके अंतर्गत में ना आर्य भाषा इस भाषा परिवार के अंतर्गत में जो भाषाएं आते हैं ना, उनका आर्य भाषा समूह कहते हैं। अब आर्य भाषा के अंतर्गत में ना बहुत सारी भाषाएं हैं। जैसे हिंदी इसी में आती है, हिंदी जो है इसी में आती है, उर्दू इसी में आता है, बांग्ला हो, गुजराती हो, नेपाली हो, मराठी हो, सब भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषा है। और एक बात ध्यान में ये रखें कि सबसे अधिक इसी भाषा परिवार से के अंतर्गत में जो भाषाएं हैं ना भारत में बोली जाती है, सबसे अधिक लगभग आधी आबादी इस भाषा परिवार के अंतर्गत में जो भाषाएं आती है, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती, असमिया, उड़िया, बिहारी, ये सारी भाषाएं तो लगभग 2/3 आधी से ज़्यादा
मतलब कि 1/2 जो जनसंख्या है भारत की ना, इसी भाषा प्रयोग से जुड़ी भाषाओं से जुड़ी भाषाओं जो भाषा है लोग बोलते हैं। उसका बाद स्थान आता है द्रविड़ द्रविड़ भाषा समूह का। द्रविड़ भाषा समूह। अच्छा, एक और बात ध्यान रखें कि जो भारतीय भाषा समूह है ना, ये मुख्य रूप से जो उत्तर भारत है ना, उन क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है ना, उन भाषाओं को इस कैटेगरी भारतीय भाषा प्रयोग के अंतर्गत रखा गया है। और द्रविड़ भाषा प्रयोग के अंतर्गत मुख्यतः आपको 4 भाषा मिलेगी। दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है ना, उन क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है इसी भाषा प्रयोग का। और दूसरा नंबर पे इसका स्थान है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारतीय भाषा परिवार के बाद यदि भारत में सबसे ज़्यादा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषाएं बोली जाती है, तो ये है आपका द्रविड़ भाषा परिवार। ध्यान रखिए। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है? तो आता है तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। वैसे तुलु भी आता है। क्या मुझे बताने की आवश्यकता है कि ये तमिल किस राज्य में बोला जाता है? नहीं, तमिलनाडु में बोला जाता है। तेलुगु 2 राज्यों में बोली जाती है, एक तेलंगाना और एक आंध्र प्रदेश। मलयालम केरला में बोली जाती है, और कन्नड़ जो है कर्नाटका में। अब आता है मेरा तीसरा भाषा परिवार, और इसे कहते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक। ये जो झारखंड है ना, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये जो क्षेत्र है ना, इन क्षेत्रों में यह मुख्य रूप से इस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। और इस भाषा परिवार में कौन सी भाषाएं आती है भाई? इसमें आती है मुंडारी, संथाली, भूमिज और खड़िया, अंगिका वगैरह, जो आदिवासी लोग जो भाषाएं बोलते हैं, कुडुक वगैरह। कुडुक इसमें नहीं आता। कुछ और जो भाषाएं जो आदिवासी सब प्रयोग में लाते हैं, वो सारे के सारे इस भाषा परिवार की भाषाएं हैं। इन्हें मुंडारी भाषा समूह भी कहते हैं, और इसके अंतर्गत ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अब ये बात रहा, अंत में रहा एक और भाषा परिवार मेरे पास बच गया है, और वो है हमारा चीनी तिब्बती, सॉरी, इसको हटा लूँ जरा। चीनी तिब्बती भाषा परिवार। अब देखिए, इसको तो याद क्या रखेंगे, ये तो भाषा परिवार हो गया। अब परिवार का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एक सदस्य नहीं है, बहुत सारे हैं, मतलब कि यहाँ पर कई सारी भाषाएं हैं। चीनी तिब्बती भाषा परिवार। याद क्या रखें इसको नाग भाषा समूह भी कहते हैं। और इस समूह के अंतर्गत में जो भाषाएं आती हैं ना, मुख्य रूप से ये जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है ना, जिन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है, जो उत्तर भारत का जो राज्य है, जिन्हें 7 सिस्टर भी कहा जाता है, मुख्य रूप से असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, या त्रिपुरा हो गया, या तो फिर मिजोरम हो गया। इन क्षेत्रों में जो भाषाएं बोली जाती है ना, ये आती है चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत की भाषाएं हैं। ये सब नाग भाषा समूह के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषाएं हैं। क्लियर हो गया होगा ना? तो बता क्यों रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आपका एग्जामिनर, देखिए वैसे तो हमको उम्मीद है कि यहाँ से आपको ज़्यादा प्रश्न नहीं बनाए जाएंगे। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ज़्यादा मुश्किल प्रश्न आपसे बनाए ही नहीं जाएंगे। एक आध को मुश्किल प्रश्न आ सकता है, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप उन प्रश्नों को भी, यदि आपको आ जाए, यदि इस तरह के प्रश्न आ जाए, तो आप उन प्रश्नों को भी हल कर पाएँ। तो यहाँ प्रश्न क्या बनते हैं वो बताता हूँ। यहाँ प्रश्न बड़ा सिंपल सा बनता है कि ये पूछ देता है कभी कभी कि ये जो कन्नड़ भाषा है ना, ये किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? तभी मैंने आपको बताया द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आ रहा है। यदि आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि बोडो जो है किस भाषा परिवार के अंतर्गत बोले जाने वाली भाषा है, तो आप कहोगे अभी तो मैंने पढ़ लिया, बोडो बोला जाता है असम में, और ये किस भाषा परिवार की भाषा होगी, तो ये हो गई चीनी तिब्बती। तो सब क्लियर हो गया होगा ना? चलिए, तो ये टॉपिक छूट गया था, तो मैंने आपको ये बता दिया। चलिए देख लिया, आगे बढ़ जाते हैं। और अब हमारे पास अगला टॉपिक जो है, हमारा अगला टॉपिक क्या था? इसका विकास के बारे में मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा बात नहीं करूँगा। आप समझ ही गए होंगे कि अवहट से हिंदी भाषा का जन्म हो गया। अब ये क्या होगा, जन्म तो हो गया, अपनी शिशु अवस्था में है, वर्ण तो है इसके पास, थोड़े बहुत शब्द है, शब्द संपदा जो है पूरी तरह से विकसित नहीं है। शब्द संपदा जो है पूरी तरह से विकसित नहीं। चलिए, तो मोटा मोटी जानते हैं। जन्म तो हो गया भाई, अवहट से इसका जन्म हुआ, पर
देखा जाए तो जो साहित्यकार हैं, जो हिंदी साहित्यकार है, वो मानते हैं कि ना हिंदी भाषा का जो जन्म या उत्पत्ति है अपभ्रंश से हुआ। पर अभी तक आपने क्या पढ़ा था? संस्कृत, या आपको ध्यान में क्या होगा? संस्कृत से इसका जन्म हुआ, संस्कृत से इसका निर्माण हुआ? नहीं, वास्तविक रूप से जन्म तो अवध से हुआ, पर साहित्यकार मानते हैं कि इसका जन्म जो है अपभ्रंश से हुआ है। हमने देखा कि अपभ्रंश से भी कई सारे भाषाओं का निर्माण हुआ है, केवल हिंदी ही नहीं बनी, राजस्थानी बनी, गुजराती बनी, और ना जाने कितनी भाषाओं का से निर्माण हुआ। असमिया, बांग्ला सब उसी से निर्माण हुआ है, अपभ्रंश से ही है, मतलब हिंदी से ही मिलता जुलता सब है ये लोग, सब एक ही परिवार का ये लोग हैं। साथ में हमने भाषा परिवार भी देख लिया ना कि कौन सी भाषा परिवार है। 4 भाषा परिवार था, सबसे ज़्यादा कौन बोला जा रहा है? भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत जो भाषा आती है उसको वो बोला जा रहा है, और हिंदी दूसरे के अंतर्गत में आता है। तो वो सब हम लोग देख लिया, उत्पत्ति हो गई है। अब हम इसका विकास को देखते हैं। साहित्यकार क्या मानते हैं? साहित्यकार मानते हैं कि इसकी उत्पत्ति अपभ्रंश भाषा से हुई। कब हुई? तो 1000 ईस्वी में इसकी उत्पत्ति हुई। सही है, 1000 ईस्वी में इसकी उत्पत्ति हो गई थी। ठीक है, हमने समझ लिया कि 1000 ईस्वी में इसका जन्म हो गया। अब इसको विकसित कैसे हुई? जब जन्म हुई तो शिशु अवस्था में थी। अब धीरे धीरे करके क्या होगा कि यहाँ पर साहित्यकार आएंगे, और उसमें साहित्य की रचना करेंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे साहित्य की रचना होगी, नए नए शब्द बनते चले जाएंगे, और धीरे 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 करके ये जो हिंदी है ना, यदि हिंदी को आप व्यक्ति मानिएगा, मान के चलिए आप हिंदी को व्यक्ति मान रहे हैं, तो वो जन्म ले चुकी है। शुरुआत में 1000 ईस्वी के आसपास में अपनी शिशु अवस्था में थे। धीरे धीरे करके अब बड़ी हुई, साहित्य की रचना हुई, तो संपन्नता जो थी वो डेवलप होती चली गई, और धीरे 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 करते 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 यौवन अवस्था, उसके बाद वृद्ध अवस्था में आई, और आज वर्तमान में जिस हिंदी का आप प्रयोग कर रहे हैं ये पूर्ण रूप से विकसित है। अर्थात ये मैं कहूँ अभी युवा अवस्था में ही, अभी भी थोड़ा सा डेवलपमेंट हो ही रहा है, पर अभी ये विकसित रूप में आपको देखने को मिल रही है। तो ये कुल मिला के विकास है। तो यदि मैं विकास को यदि कुछ शब्दों में बयां करना चाहूँ ना, तो इतना ही बोलना चाहूँगा कि 1000 ईस्वी के आसपास में क्या हुआ? अपभ्रंश से इसका निर्माण हो गया, जन्म हो गया। शुरुआत में शिशु अवस्था में थी, साहित्य की रचनाएँ होती चली गई। धीरे धीरे करके मुगलों का समर्थन मिला, मुगलों का थोड़ा सा समर्थन मिला, क्योंकि संपर्क भाषा के रूप में धीरे करके लोगों के सामने आने लगी थी, संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग हो रहा था। तो कई सारे साहित्यकार आए, यहाँ पर साहित्य की रचना की। जब अंग्रेज का शासन भारत में शुरू हुआ, तो अंग्रेजों ने भी इसका समर्थन दिया संपर्क भाषा के रूप में। आप ही स्वतंत्रता के टाइम आप जानते हैं कि कई साहित्यकार जो थे, ना जाने कितने साहित्य की रचनाएं उस समय हुई, और वही दौर था जहाँ पर काव्य, कविता की रचनाएं हो रही थी, या तो फिर कह सकते हैं कि गद्य पद्य रचनाएं हो रही थी, उपन्यास रचा जा रहा था, आत्मकथा रची जा रही थी। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि इन साहित्यों ने क्या किया, हिंदी को पूरा तरीके से विकसित कर दिया, और जिस वर्तमान हिंदी को हम लोग देख रहे हैं पूरा तरीके से क्या विकसित रूप में अपना है। तो एक कुल मिला के यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर प्रश्न क्या बनाए जाते हैं? तो आपका सवाल यही ना होगा कि हाँ इतना तो आपने बता दिया कि यहाँ पर कि ये इस तरह से यह विकसित हो गई, इसका विकास कुछ है। पर विकास को 3 भागों में बांटा गया, वो ध्यान में आप रख लेंगे। समय क्या है, वो हो सकता है वहाँ से प्रश्न बना दिया, पर संभावना कम ही है। देखिए यहाँ पर मैं लिखा हुआ कि हिंदी के विकास को प्राय 3 चरणों में विभक्त किया जाता है: प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। समय देख लीजिए, 1000 से 1500 ईस्वी, फिर 1500 से 1800 ईस्वी, और 1800 से अब तक आधुनिक हिंदी का समय है। समझ में आ गया? अब यहाँ से प्रश्न सवाल आपका ही होगा ना, बेसिक थोड़ा बहुत जान ही लिया कि किस तरह से यह विकसित हुई है, पर यहाँ से प्रश्न क्या बनाए? देखिए अब मैं बताना चाहूँ कि ये जो दौर है 1000 से 1500, या यहाँ से यहाँ तक 1500 से 1800, या 1800 अब तक, यहाँ पर जो साहित्य की रचनाएं हैं ना, मुख्य साहित्य की रचनाएं, जैसे यहाँ पर क्या है, सूरदास की या तुलसीदास की रचनाएं, उन्हें किस भाषा में रचा, वो कभी बार पूछा जाता है ना कि रामायण रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया, पूछा जाता है ना, पूछा जाता है रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया, तो ब्रज भाषा में लिखा गया। तो प्रश्न यहाँ साहित्यकारों से पूछा जाता है। अभी मैं इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में एक अलग सी टॉपिक में साहित्य रचनाओं, ये जो मैंने भी बताया ना आपको कि हिंदी का विकास, इसमें अलग से बताऊंगा, और यहाँ पे कौन कौन से साहित्य की रचनाएं की गई है और किस भाषा में की गई है परिचित करवा दूंगा। पर अभी नहीं, अभी हम लोग बस इतना ही जानेंगे कि हिंदी अब विकसित हो चुकी है। अब मेरा अगला टॉपिक है, एकदम अगला टॉपिक हमारा, देखिए यहाँ पे मैंने जितने भी बातें हैं ना बोली है ना, सारी लिखी हुई है, डिटेल में लिखी हुई है। आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो जानकारी हो जाएगी। अब आगे जब मैं पढ़ूँ तो अगला मेरा टॉपिक है ये कि स्वतंत्रता के बाद हिंदी का क्या स्थिति थी। तो याद करके, भारत स्वतंत्र हो गया 1947 में, चलिए बढ़िया है, 1947 में आज़ाद हो गया। अब उसके बाद संविधान निर्माताओं ने क्या किया,
हिंदी को राजभाषा के रूप में राजभाषा घोषित कर दिया। राजभाषा ना कि राष्ट्रभाषा, यहाँ पे लिखे ना। और राजभाषा का मतलब होता है राजकाज की भाषा, इतना ही याद रखें। और दूसरा याद रखें, 14 सितंबर को ना 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा, देखिए राजभाषा तो घोषित किया गया, पर 14 सितंबर 1949 को, यही कारण है कि 14 सितंबर को लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है आपका, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हमेशा बार पूछा गया है, पर एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया, हिंदी है, हिंदी क्या है? हिंदी पूछा जाता है राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, या दोनों है, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, अभी आप जान चुके हैं कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा ना कि राष्ट्रभाषा है। चलिए समझ गया इसको। अब आगे बात करते हैं इसकी संवैधानिक स्थिति के बारे में। अभी हम लोग संविधान नहीं पढ़ रहे, पर बेसिक बता देता हूँ। चलिए, आर्टिकल भाग 17 है संविधान का, और आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के संदर्भ में प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पर मैं दो ही आर्टिकल के बारे में बात करूँगा। एक आर्टिकल 343 मतलब अनुच्छेद 343, और एक 344। दोनों खास क्या है, यहाँ से प्रश्न क्यों बनाए जा सकते हैं, मैं उसके बारे में बताऊँगा। अब आर्टिकल 343 संविधान का हमारा क्या कहता है? कहता ये है कि संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। और साथ में भी इसी आर्टिकल में ये बात कहा गया है कि इसके अंतर्गत 5 उपभाषाएं, जिसके अंतर्गत 17 बोलियां बोली जाती है। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और उसके अंतर्गत 17 बोलियां बोली जाती है, ये बात यहीं पर कहा गया है। चलिए एक आर्टिकल आ रहा है, इसको देख लीजिए। राजभाषा के संदर्भ में आयोग और समिति का उल्लेख, ये आर्टिकल नंबर 344। चलिए इसको देख लिया आपने, आगे बढ़े। अब हम बात करें 8वीं अनुसूची के बारे में। इसे क्यों शामिल किया मैंने बोला ना कि संवैधानिक स्थिति क्या है, तो हम आर्टिकल तो देख लिए कि किस आर्टिकल में जो बेसिक चीज़ था जो जान लिया। अब 8वीं अनुसूची पर यदि प्रश्न इससे पूछता हूँ कि बताइए कि किस अनुसूची में हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है, तो आप पता है कि आपको, कई लोगों को पता होगा। तो यह 8वीं अनुसूची में इस भाषा का उल्लेख, हिंदी भाषा को शामिल किया गया। वैसे मैं एक बताता हूँ, भाषा के संदर्भ में ये है आपकी 8वीं अनुसूची। अब यदि 8वीं अनुसूची को देखेंगे ना, तो केवल हिंदी नहीं है, यहाँ 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। पर जब संविधान का निर्माण हुआ तो केवल 14 भाषाओं को था इस अनुसूची में स्थान दिया गया था। बाद में संशोधनों के द्वारा और भी भाषाओं को जोड़ा गया, लगभग नहीं 8 अन्य भाषाओं को भी जोड़ा गया। और यहाँ पर मैंने सबका डिटेल लिख रखा है, आगे समझ में आ गए होंगे। चलिए तो 8वीं अनुसूची किससे जुड़ा हुआ है? भाषा से जुड़ा हुआ है। कौन कौन से भाषा है भारत में, उसको स्थान की 22 भाषा को उसमें शामिल करके रखा गया है। पर जब बना था तो केवल 14 भाषाओं को ही उस अनुसूची में स्थान दिया गया था। वर्तमान में कितने हैं? 22 है। अभी मैंने बताया ना कि आर्टिकल 343 क्या कहता है कि संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी, जिसके अंतर्गत 5 उपभाषाएं होंगी। और उस 5 उपभाषाओं के अंतर्गत में उपभाषा के अंतर्गत में कितनी 17 बोलियां आती है, जिसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, देख लेंगे आप, इसको देखिए लिखा हुआ। हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब इन वर्गों को भाषा कहा जाता है। इन उपभाषा के अंतर्गत ही हिंदी की 17 बोलियां आती है, जो निम्न है। आइए देख ले भाई कि यहाँ पर इन उपभाषाओं के अंतर्गत में कौन कौन सी बोलियाँ हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना कि बोली आपको हो सकता है कि बार बार ये शब्द आ जाए, उपभाषा शब्द आ जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे वो भाषा क्या होता है, बोली क्या होता है, समझ गए होंगे ना। चलिए देख लेते हैं वो भाषा कौन कौन है। तो 5 उपभाषा कौन कौन है? तो 5 उपभाषा आपका है, एक तो राजस्थानी है, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, और एक है आपका पहाड़ी हिंदी। देख लिया आपने, पहाड़ी हिंदी। अब प्रत्येक उपभाषा के अंतर्गत में कई सारी बोलियां हैं। जैसे राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत में 4 बोलियां बोली जाती है। 4 बोलियां। अब वो क्या है? मुख्य रूप से राजस्थान का जो क्षेत्र है ना, उन क्षेत्रों में ये सारी जो लैंग्वेजेस है, ये सारी जो बोलियां हैं बोली जाती है मुख्य रूप से। कौन कौन है वो? ये है आपका मारवाड़ी,
मेवाती, जयपुरी और मालवी, दिशा के अनुसार। दूसरा उपभाषा कौन है हिंदी का? ये है पश्चिमी हिंदी, ये है आपका पश्चिमी हिंदी। अब इसके अंतर्गत में 5 बोलियां आती हैं, हिंदी की 5 बोलियां आती हैं। अब कौन कौन है? ये है कौरवी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। कन्नौजी तो ये है आपका पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 बोलियां बोली जाती है। 5 बोली, हिंदी के 5 बोलियां आती है। इसको देख लिया आपने। अब यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखिएगा। ये जो कौरवी और हरियाणवी है ना, कौरवी को खड़ी बोली भी कहा जाता है, या इसे कहा जाता है खड़ी बोली। और ये जो हरियाणवी है ना, इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं बांगरू। बांगरू, देखिए फिर से, ये कौरवी को खड़ी बोली भी कहा जाता है और हरियाणवी को बांगरू। हो सकता है आपका एग्जामिनर कौरवी शब्द का प्रयोग ना करके वहाँ पर खड़ी बोली शब्द का प्रयोग करे और हरियाणवी के स्थान पर इस हरियाणवी शब्द का प्रयोग ना करके बांगरू शब्द का प्रयोग करे। मतलब प्रश्न क्या बनते हैं यहाँ पर? देखिए प्रश्न ये बनते हैं कि निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। यही 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा। हो सकता है वहाँ पर कौरवी शब्द का प्रयोग ना करके या हरियाणवी शब्द का प्रयोग ना करके उसके स्थान पर खड़ी भाषा का, हरियाणवी के कौरवी बांगरू भाषा का प्रयोग कर ले, बांगरू शब्द का प्रयोग कर ले, तो वैसी स्थिति में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कौरवी को खड़ी भाषा बोली भी खड़ी भाषा ही बोला जाता है, हरियाणवी को बांगरू भी। उसके अलावा एक और चीज़ जान लेते हैं यहाँ पर, जैसे कौरवी और ये जो हरियाणवी है ना, इसे आकार बहुला कहा जाता है। आकार बहुला, आकार बहुला। और ये जो ब्रज भाषा है, बुंदेली है और ये जो कन्नौजी है, इसे कहा जाता है ओकार बहुला। ओकार। कारण क्या है? कारण ये है कि जब क्रिया का जब निर्माण किया जाता है ना, तो यहाँ पर कौरवी में, हरियाणवी में आ की मात्रा का प्रयोग बहुत होता है। जैसे दिया, देख रहे हैं आ की मात्रा आया। वहीं पर ये जो बुंदेली है, ब्रज भाषा है और कन्नौजी, यहाँ पर क्रिया के साथ में क्या है, ओ की मात्रा का प्रयोग बहुतायता से होता है। इसी कारण से कौरवी हरियाणवी को आकार बहुला और बुंदेली ब्रजभाषा और कन्नौजी को जो है वो कार बहुला कहा जाता है। बातें स्पष्ट हो गई होगी। चलिए, अच्छा हाँ, मैंने यहाँ बताया ना, यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा जाएगा दे ओ, यहाँ तो दिया लिखा जाएगा आ की मात्रा, यहाँ पर ओ की मात्रा। बातें स्पष्ट। अब हम देखिए तीसरी उपभाषा के बारे में बात कर लें और इसके अंतर्गत में हिंदी की कौन कौन सी बोलियाँ आती है उसे देख लें। पूर्वी हिंदी, इसके अंतर्गत में 3 बोलियां आती है और वो कौन कौन है? वो है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी मुख्य रूप से अवध वगैरह का जो क्षेत्र है ना उत्तर प्रदेश का, उन क्षेत्रों में बोली जाती है। बघेली बघेलखंड के आसपास बोली जाती है और छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर जो बात किया ना, जैसे ब्रजभाषा, ये उत्तर प्रदेश के आसपास है। उत्तर प्रदेश में जो मथुरा का जो क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र में बोली जाती है। और ये सब अधिकतर जो है ना, ये उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बोली जाती है। तो पूर्वी हिंदी में हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं बिहारी हिंदी के बारे में। ये भी उपभाषा है, हिंदी के अंतर्गत में उपभाषा है। वर्गों में बांटा गया ना, 5 वर्गों में बांटा गया, इन 5 वर्गों को भाषा का नाम दे दिया गया। और प्रत्येक वर्ग के उपभाषा के अंतर्गत में कई सारी बोलियाँ हैं, हिंदी की कई सारी बोलियाँ आती हैं। तो ये चौथी उपभाषा हो गई। और इस मतलब कि चौथी उपभाषा हो गई ना बिहारी हिंदी। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी हिंदी की बोलियाँ आती हैं? तो ये आता है भोजपुरी, मगही और मैथिली। बस इतना याद रखें। बस प्रश्न यदि यहाँ पर बनाएगा तो कुछ इस प्रकार से बनाएगा कि निम्न में से कौन सी बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है, ऐसे ही प्रश्न बनाएगा यहाँ से। एक और है अंत में जिसको हम कहते हैं पहाड़ी हिंदी। और यहाँ इसके अंतर्गत हिंदी की 2 बोलियाँ आती है, ये है कुमायूं और गढ़वाली। बस इतना ही याद रखें। क्या समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। टॉपिक में हमने क्या क्या जाना, तो हमने बस इतना शुरुआत में इतना समझने की कोशिश किया कि लिपि क्या होता है।
उसके बाद बोली, उपभाषा और भाषा में अंतर को समझ लिया। जब उसे समझ लिया तो हमने फिर देखा क्या, जिस सिलेबस में हम वापस आ जाते हैं, यदि सिलेबस में हम वापस आ जाते हैं, चलिए आइए वापस आते हैं। उसके बाद इस भाषा से परिचित हो गए कि इसका मतलब कि हमारे देश की राजभाषा है और दुनिया में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। मैंdarin हो अंग्रेजी, उसके बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा। उसके बाद चौथा स्थान जो है बांग्ला भाषा का, ये भी ध्यान रख लेंगे आप। अब इस भाषा से परिचित हो गए, परिचित तो हो ही गए थे। उसके बाद भाषा परिवार के बारे में बात करें, 4 भाषा प्रकार के भारत 4 भाषा प्रकार की भाषाएं जो हैं भारत में बोली जाती है, देख लिया। और हिंदी जो था आर्य भाषा समूह का परिवार था, बहुरूपी भाषा परिवार का भाषा था। फिर उसकी उत्पत्ति देख ली है हमने। उसके बाद हमने विकास देख लिया, और स्वतंत्रता के बाद हिंदी का राजभाषा के रूप में विकास और उसकी संवैधानिक स्थिति को भी देख लिया। तो ये मुख्य कुल मिला के ये जो हिंदी भाषा का जो परिचय था ना, ये इसके अंदर लगभग इतना ही टॉपिक आता है, तो हमने देख लिया। अब अगला क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसका मुख्य खंड को शुरू करेंगे। प्रश्न, अच्छा हाँ, कुछ प्रश्नों को भी देख ले जरा। आइए देखें कुछ जरा प्रश्नों को देख लें कि यहाँ से इस टॉपिक से जो हमने अभी तक पढ़ा है, यहाँ पर किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जरा देख लें यहाँ से प्रश्न क्या बनते हैं। देखिए पहला प्रश्न तो ये बनता है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बहुरूपी भाषा परिवार की भाषा है, द्रविड़ परिवार की भाषा है, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषा है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भाषा है, या चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भाषा है? तो आप बताइए किसका है? एकदम सही, बहुरूपी भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है, लौकिक संस्कृत से हुआ है, पाली या प्राकृत भाषा से हुआ है, या वैदिक संस्कृत से हुआ है? तो साहित्यकार क्या मानते हैं? अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा की उत्पत्ति। अब एक और देख ले, हिंदी की विशिष्ट बोली, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा के बारे में बात हो रहा है कि ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, या काव्य भाषा के रूप में? किसमें है? तो ये काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? किस वर्ग में रखेंगे हिंदी को आप? राजभाषा में रखेंगे, राष्ट्रभाषा में रखेंगे, या विभाषा में रखेंगे, या तकनीकी भाषा में? तो हमको जानते हैं कि हिंदी जो हमारे देश की राजभाषा है। एक और प्रश्न देख लेते हैं, ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा है, राजस्थानी हिंदी का हिस्सा है, पश्चिमी हिंदी का हिस्सा है, या पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है, या बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो किसके अंतर्गत आती है? सॉरी माफ़ करें, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। यहाँ देख ले, ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत में आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, कि पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। जैसे अभी हमने अपभ्रंश के बारे में पढ़ना शुरू किया था ना, जैसे अपभ्रंश के बारे में आपको, जैसे सॉरी अपभ्रंश का भेद नहीं, इस भाषा के बारे में जब अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि हिंदी के अंतर्गत में क्या है, हिंदी को 5 वर्गों में बांटा गया है ना। संविधान तो मैं यही कहता है, 343 आर्टिकल यही कहता है कि 5 वर्गों में बांटा गया, इन 5 वर्गों को भाषा कहता है, और इन भाषा के अंदर कई सारी बोलियाँ बोली जाती है हिंदी की। तो अभी हमने देखा था ना कि ये जो ब्रज भाषा है, ये पश्चिमी हिंदी, ये जो पश्चिमी हिंदी है उसके अंतर्गत बोली जाती है। चलिए मैं दिखा देता हूँ ज़रा सा, देख यहाँ देखिए, बताया था ना, देखिए ब्रजभाषा है ना, आप देख सकते हैं ना, ब्रजभाषा किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलिए आज कुछ और प्रश्न भी देख ही लेते हैं। मगही किस उपभाषा की बोली है? देखिए मैंने बताया था प्रश्न यहीं से ऐसे ही बनेंगे। मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी उपभाषा की बोली है, पश्चिमी हिंदी की बोली है, या तो पूर्वी हिंदी की बोली है, या तो फिर बिहारी हिंदी की बोली है? तो किसकी है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है।
देख ले, यहाँ पर देख ले, मगही, देख रहे हैं ना। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने एक भाषा है मगही। चल, क्लियर हो गया ना। तो ये जो टॉपिक है ना, बस इतना ही है। यहाँ से प्रश्न किस तरह से बनते हैं वैसे आपको प्रैक्टिस करने के लिए जब दिया जाएगा तो यहाँ पर आगे प्रश्न रहेंगे, और उससे आप यदि आप थ्योरी का पेपर कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो जब प्रैक्टिस में लेके आऊँगा तो वहाँ पर आपको सारे प्रश्न मिलेंगे देखने को। और यदि एग्जाम में प्रश्न बनता भी है तो उम्मीद कम है कि आपसे प्रश्न नहीं बनेंगे, संभावना ये है कि आप लगभग सभी प्रश्नों को सही कर पाएंगे। तो बस आज की क्लास में इतना ही। अगला क्लास में बस इतना ही करना है कि अब अगला से जो व्याकरण का जो मुख्य खंड है ना वो शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग वर्ण जो है सबसे पहले वर्ण ही पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग शब्द पढ़ेंगे। चलिए, तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जितना भी मैंने बताया है हिंदी के अंतर्गत में जो भी परिचय था, आपको सब बातें समझ में आ गई होगी। एक दो बार इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, तो जितना कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।